हेलो, वेलकम टू ऑल। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत साहित्य में काव्येषु नाटकम रम्यम कहकर नाटकों की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। प्राचीन काल में दृश्य और श्रव्य सामग्री होने के कारण नाटकों को विशेष महत्व दिया जाता था। संस्कृत साहित्य में नाटक अपनी चरम सीमा पर थे। कालिदास, भवभूति, भारवी इत्यादि ने नाटकों को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया था। साथ ही साथ भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखकर नाटकों की महत्ता को अपने आप सिद्ध कर दिया। मध्यकाल में ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, क्योंकि उस समय राजनीतिक उथल पुथल के कारण संस्कृति का थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, किंतु बोलचाल की भाषाओं में, संस्कृत तो मुख्य भाषा रही नहीं, किंतु बोलचाल की भाषाओं में ही सही रासलीला, रामलीला और नौटंकी इत्यादि के द्वारा नाटकों का एक अलग रूप चलता रहा। नाटकों को भारतीय परिवेश में पुनः स्थापना मिली अंग्रेजों के आने से। अंग्रेजों के आने से, अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से, उनके नाटककारों के प्रभाव से वहाँ पर नाटकों का बहुत अधिक मंचन का प्रचलन था। सबसे पहले कोलकाता में बंगाली साहित्य के अंतर्गत नाटकों का मंचन आरंभ हुआ और बहुत सी व्यावसायिक और अव्यावसायिक नाटकों की रंगमंच और रंगशालाओं का निर्माण हुआ। बहुत सारी संस्थाएं आगे आईं और इसी से प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में भी नाटकों की रचना प्रारंभ की और भारत दुर्दशा जैसे नाटक सामने आए। नाटकों का पुष्ट रूप तो उसमें नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे नाटकों का रूप आगे बढ़ता रहा और हिंदी साहित्य में भी नाटक आगे बढ़ते रहे। आधुनिक काल में आते आते नाटक को एक विशेष स्थान मिला और मोहन राकेश द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, वह बहुत प्रसिद्ध हुआ। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन को हिंदी साहित्य की एक कालजयी रचना माना जाता है। इसका न केवल मंचन होता रहा, बल्कि फिल्मकार मणिकौल द्वारा इस पर एक बहुत ही सुंदर फिल्म का निर्माण हुआ, जो 21 दिसंबर सन 1971 को रिलीज हुई। इसको बहुत प्रसिद्धि मिली। इसका मंचन आज भी होता रहता है। आषाढ़ का एक दिन में एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रेम का प्रदर्शन है जिसे हम सभी जानते हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि, महाकवि कालिदास के व्यक्तिगत जीवन को प्रस्तुत करता हुआ ये नाटक है। इसमें उनकी प्रेरणा रही मल्लिका के जीवन संघर्षों को दिखाया गया है कि किस प्रकार अपने समर्पित प्रेम के कारण उसे मानसिक अंतर्द्वंद्वों से गुजरना पड़ा। अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी उसने कालिदास से प्रेम करना नहीं छोड़ा, जबकि कालिदास ने न केवल उज्जैनी जाकर राजकवि का पद प्राप्त किया, बल्कि राजकुमारी से विवाह भी किया और अंत में जाकर कश्मीर प्रांत का राजा भी बना। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता का लाभ वह प्राप्त करता रहा, किंतु मल्लिका अभावग्रस्त जीवन जीती रही, परंतु उसने कालिदास से प्रेम करना नहीं छोड़ा। हम यहाँ आज चर्चा करेंगे आषाढ़ का एक दिन के प्रथम अंक को लेकर। प्रथम अंक में मूसलाधार गर्जन और बारिश के साथ दृश्य का आरंभ होता है, जिसमें मल्लिका कालिदास से मिलने के बाद, बारिश का आनंद लेने के बाद अपने घर में आती है। उसकी माँ जो होती है, जिसका नाम अंबिका है, वह उसे इस रूप में देखकर थोड़ी चिंतित भी होती है, थोड़ी उदास भी होती है, क्योंकि वह बड़ी ही स्पष्टवादी, बड़ी ही दूरदर्शी और समझदार महिला है। पिछली महामारी में वह अपने पति को खो चुकी है और अब उसकी बेटी ही उसका सहारा है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी को किसी भी प्रकार का अपमानित और अपवादग्रस्त जीवन जीना पड़े। इसीलिए वह मल्लिका को बार बार समझाती है कि तुम भावना में बहकर ऐसा कोई निर्णय ना करो। वह उसके विवाह प्रस्ताव को भी अग्निमित्र के द्वारा अनेक स्थानों पर भेजती है, लेकिन मल्लिका ये बात पसंद नहीं करती। वह प्रतिरोध करती है और कहती है
कि माँ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ये सब ना करो। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। उसकी माँ उसे समझाती है कि मेरी आयु नहीं रही कि अब मैं भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लूँ। भावना में बह जाने का मेरा समय नहीं है। मैं यथार्थ से आंखें नहीं मूंद सकती। मैं देख रही हूँ तुम जिस मार्ग पर जा रही हो वह मार्ग तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि कालिदास एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है। वह अपने जीवन के उद्देश्यों को ही हमेशा महत्व देगा, तुम्हें नहीं। तुम नहीं जानती, इस कारण तुम्हारे विवाह में भी बड़ी परेशानियां हो रही हैं। लोग कहते हैं कि, और माँ के ऐसा कहते ही वह प्रतिवाद करती है, लोग कहते हैं? लोग क्यों कहेंगे? लोग कौन होते हैं मेरे जीवन का निर्णय लेने वाले? मेरा जीवन मेरी अपनी संपत्ति है। मैं इसे बर्बाद करना चाहूँ तो बर्बाद कर सकती हूँ, किसी और को इससे क्या लेना देना। उसकी माँ उसे समझाती है कि हाँ, तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है और मुझे उस पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन एक माँ होने के नाते यथार्थ को भूल जाना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम इस मार्ग पर आगे मत बढ़ो। लेकिन मल्लिका उसकी बात मानने को तैयार है। वह भीगी हुई है। माँ उसे कपड़े बदलकर दूध पीने के लिए कहती है। तभी उसके पीछे कालिदास एक हिरण के बच्चे को लेकर आता है जो घायल है। वह मल्लिका से कहता है, यदि तुम्हारे घर में दूध है तो लेते आओ और ले चलो इसे हम अंदर तल्प यानी तल्प पर सुला देते हैं। इसके लिए आस्तरण यानी कि बिस्तर बिछा दो। चूंकि वह प्रकृति से प्रेम करने वाला युवक है, इसलिए उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि किसी ने मृग को तीर मार दिया है, और वह उसका उपचार करने के लिए उसके उपचार हेतु मल्लिका के पास लेकर आ जाता है। मल्लिका के घर में कालिदास और विलोम दोनों का आना जाना है। कालिदास मल्लिका जिसके प्रति समर्पित है, और विलोम जो गांव का ही एक लड़का है और मल्लिका पर पूरी दृष्टि रखता है। और इसीलिए इन दोनों की वजह से अंबिका यह नहीं चाहती कि उसकी पुत्री का अपमान हो या उसकी बदनामी हो। वह उन दोनों को नापसंद करती है और यहाँ तक कह देती है आने पर कि तुम सब मेरे घर में अनचाहे अतिथि हो। वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कालिदास को साफ साफ मना करती है कि मेरे घर की तल्प और आस्तरण तुम्हारे हिरण चावल होगी नहीं। कालिदास को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह मल्लिका से कहता है, मुझे तख्त की आवश्यकता नहीं, मेरी बाहों में ही इसका आस्तरण होगा, लेकिन तुम इसके लिए थोड़ा सा दूध ले आओ। प्रथम अंक में कालिदास का वर्णन बहुत कम है, लेकिन मल्लिका और अंबिका के कथन द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि मल्लिका कालिदास से बचपन से ही, उसी गांव में रहने वाले कालिदास से बचपन से ही प्रेम करती है, और उसकी माँ ये बात पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी माँ यथार्थवादी विचारधारा रखने वाली एक स्पष्ट वक्ता है। वह अपने हृदय में अपने हृदय की बातों को रखती नहीं। इसके साथ ही साथ वह मल्लिका को सूचित करती है कि आज गांव में कुछ आकृतियां दिखाई दी हैं। ये आकृतियां जब भी इस गांव में दिखाई देती हैं, कोई न कोई अनिष्ट होने की सूचना अवश्य आती है। पिछली बार जब ये आकृतियां दिखाई दी थी, तब तुम्हारे पिता की मृत्यु महामारी के कारण हुई थी। ये लोग जब भी आते हैं, आकृतियों से अभिप्राय है दूर से आते हुए राजगण जो आते हैं और राज के द्वारा दिए गए किसी संदेश को ग्रामवासियों को सुनाते हैं। उसका कहना है, पिछली बार जब वो आए थे तो महामारी का संदेश लेकर आए थे, और उस महामारी में तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए वह मल्लिका को समझाती है कि इनके आने से गांव में कोई न कोई अनिष्ट होने की सूचना आती है। अतः मेरा विचार है कि पुनः कोई अनिष्ट होने वाला है। मैं तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कालिदास से किसी प्रकार का संबंध ना रखो और अपनी भावनाओं की दुनिया से निकलकर यथार्थ जीवन के विषय में सोचो। लेकिन मल्लिका इसका प्रतिवाद करती है। मल्लिका किसी भी हालत में अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं है। उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि
मल्लिका किसी भी प्रकार से अपनी माँ की बातों को, यथार्थवादी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं और अंबिका अपनी जगह अटल है। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि मैंने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव अग्निमित्र के द्वारा भेजा था, लेकिन तुम्हारे और कालिदास के प्रेम प्रसंग की वजह से वह स्वीकार नहीं हुआ। वे कहते हैं कि, और ऐसा कहते ही मल्लिका प्रतिवाद करती है। इनके संवादों को थोड़ा सा देखेंगे। मल्लिका कहती है, जब उसको उसकी माँ दूध पीकर विश्राम करने के लिए कहती है कि भीगे हुए कपड़े बदलकर विश्राम कर लो, तब वह कहती है, नहीं माँ, विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूँ? मुझे तो अब भी अपने में बरसाती बूंदों की पुलक का अनुभव हो रहा है। रोम अभी तक सीज रहे। तुम बताती क्यों नहीं? ऐसे करोगी तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। अंबिका कहती है, कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। मल्लिका कहती है, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। तुम्हें मेरी सौगंध है माँ, जो मुझे नहीं बताओ। दूर कुछ कोलाहल सुनाई देता है और मल्लिका पूछती है, ये कौन लोग हैं माँ? अंबिका कहती है, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। मल्लिका पूछती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अंबिका, जाने क्या कर रहे हैं। कभी वर्षों में ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं और जब भी दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। उसके बाद वह लंबी सांस खींचती है और आह भरकर कहती है, पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैंने ये आकृतियां यहाँ देखी थी। मल्लिका यह सुनकर सिर से पैर तक सिहर जाती है। उसे भी डर लगता है कि ना जाने ये राज्य कर्मचारी क्या संदेश लेकर आए होंगे। मल्लिका कहती है, माँ, तुमने बात नहीं बताई। अंबिका कहती है, अग्निमित्र आज लौट आया है। मल्लिका, लौट आया है? कहाँ से? अंबिका कहती है, जहाँ मैंने उसे भेजा था। मल्लिका, तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। वह थोड़ा सा उत्तेजित होकर अपनी माँ को उत्तर करती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं, तो फिर तुमने क्यों भेजा? तुम जानती हो मैं विवाह नहीं करना चाहती, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप कर रही हूँ? अंबिका, मैं देख रही हूँ तुम्हारी बात ही सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं हैं, कहते हैं। और उसकी बात पूरी हो इससे पहले ही मल्लिका कहती है, क्या कहते हैं? क्या अधिकार है उन्हें कुछ कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब कहती हूँ मुझे अधिकार है? उसकी माँ कहती है, मैं कब कह रही हूँ कि तुम पर या तुम्हारे जीवन पर मेरा अधिकार है? मल्लिका कहती है, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कह रही। अंबिका कहती है, तुम ना कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है। मारूष्ट होकर कहती है कि ठीक है, यदि तुम्हारी यही विचारधारा है तो आज से तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, उसमें हस्तक्षेप करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मल्लिका कहती है, मैं जानती हूँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। वह कहती है कि कालिदास से प्रेम करते हुए मुझे किसी भी प्रकार के अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए यह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। वह कहती है कि प्रेम हृदय की एक ऐसी पवित्र भावना है जो शाश्वत है, अनश्वर है। इस पर किसी का वश नहीं, किसी पर इसको भी अपवाद करने का इस पर किसी को कोई हक नहीं है। यह मेरा प्रेम, मेरा व्यक्तिगत जीवन है और इस पर निर्णय लेने का अधिकार भी मेरा है। मैंने अपनी भावना से इस भावना का वर्ण किया है, किसी अन्य को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वह अपनी माँ को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? अंबिका उसके पहले ही कह देती है कि मुझे ऐसी भावनाओं से वितृष्णा है। यह स्पष्ट करता है, उसकी यह बात यह स्पष्ट करती है कि वह पूर्ण रूप से एक यथार्थवादी और समझदार स्त्री है और भावनाओं में खोकर जीवन को
बर्बाद नहीं होने देना चाहती। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी का जीवन किसी भी रूप में बर्बाद हो, किसी भी रूप में उसको दुख का सामना करना पड़े, क्योंकि पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब केवल वही है जिसे अपनी बेटी के जीवन को देखना है। उसे चिंता होती है कि मेरे बाद उसके जीवन का क्या होगा। वह जिस मार्ग पर जा रही है उसका क्या अंत है। वह अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करती है। ठीक है, यह तुम्हारा प्रेम पवित्र है तो कालिदास उसे क्यों नहीं स्वीकार करता? क्यों नहीं वह तुमसे विवाह करता है? क्यों नहीं विवाह प्रस्ताव लेकर मेरे घर आता है? और ऐसी ही बातों के दौरान कालिदास हिरण श्रावक को लेकर आ जाता है, जो घायल है। उसकी माँ उसे सम्मान नहीं देना चाहती। अंबिका स्पष्ट रूप से कहती है कि मेरे घर के तल और आस्तरण हिरण श्रावकों के लिए नहीं है। कालिदास को यह बात अच्छी नहीं लगती, उसे अपमान महसूस होता है और वह मल्लिका से कहता है कि मेरे बाहों का आस्तरण ही इसके लिए पर्याप्त है, तुम थोड़ा सा गर्म दूध इसके लिए ला दो। मल्लिका कहती है कि हाँ, माँ ने मेरे लिए दूध लौटाया है, मैं अभी लाती हूँ। इसी दौरान दंतुल नाम का एक व्यक्ति जो राज्य कर्मचारी है, राज्य का संदेश लेकर आया है, वह आता है कालिदास को ढूंढते हुए और कहता है दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। वास्तव में वह वही व्यक्ति है जिसने हिरण को तीर मारा था। कालिदास कहता है जहां तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल कहता है कैसे आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाढ़ से आहत हिरण को तुम उठा लाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के पीछे पदचिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता क्या? वह कहता है कि यदि हिरण के घाव से बहने वाले रक्त बिंदु न गिरे होते तो बादलों से घिरे हुए इस दिन में, जहां दिन में ही अंधकार दिख रहा है, वहां मैं तुम तक नहीं पहुंच पाता। बताओ जरा, तुम मेरे द्वारा तीर से घायल हिरण को लेकर क्यों लाए? कालिदास कहता है देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल कहता है मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। सामुद्रिक यानी कि हस्तरेखाओं का ज्ञान होना। इसी समय मल्लिका आकर कहती है तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल कहता है क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण श्रावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाढ़ से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास कहता है इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता। राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि मेरे इस ग्रामीण प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता, किंतु तुम राज्य कर्मचारी हो और दूसरे प्रदेश से आए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपराधी मानकर दंड नहीं दे रहा। यही क्या कम है? तो दंतुल कहता है तो क्या राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास कहता है शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। वह व्यंग करता है कि क्या शब्द और अर्थ पर भी राजकीय लोगों का अधिकार है? और इस व्यंग को दंतुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह कहता है समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों का अधिकार बहुत दूर तक है। मुझे देर हो रही है, यह हरिण श्रावक मुझे दे दो। कालिदास कहता है यह हरिण श्रावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर। और ऐसा सुनते ही अंबिका आती है और कहती है इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण श्रावकों के लिए नहीं है। तुम देख रही हो माँ? अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास कहता है इसे मुझे दे दो। मल्लिका
वह कहता है, इसके लिए मेरी बाहों का आश्रय ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। और दंतुल कहता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास कहता है, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, और बिना देखे उसकी ओर ड्योढ़ी से बाहर चला जाता है। उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और दंतुल भी जाने के लिए तैयार होता है। तभी मल्लिका कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न का अधिकार है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। वह स्पष्ट कहती है, यदि तुम इस हरिण शावक को छीनने का प्रयास करोगे तो कालिदास के पास तो शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी उसकी संवेदनाएं ही उस हरिण शावक की रक्षा के लिए पर्याप्त है। दोनों में बातें होती हैं और वो दोनों चले जाते हैं। मल्लिका से अंबिका कहती है, दूध पी लो और फिर वर्षा से भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसी निष्ठुर हूं, मुझे रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है। मल्लिका देखती है कि माँ मेरे लिए चिंतित है और इसीलिए वह इतना प्रतिवाद करने के बाद भी मेरे लिए दूध कर लाई और मुझे गीले वस्त्र बदल कर आराम करने के लिए कह रही है। माँ कहती है कि मैं निष्ठुर हूँ, लेकिन मेरी निष्ठुरता के साथ ही तुम मेरी बातों को मान लो। मैंने बिस्तर बिछा दिया है, जाकर आराम कर लो। वह अपने माँ होने का उत्तरदायित्व पूरी तरह निभा रही थी। मल्लिका कहती है, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा तुम निष्ठुर हो? अंबिका, नहीं, तुमने कहा नहीं, दूध पी लो। इसके बाद संदेश आता है कि वे राज्य कर्मचारी कालिदास को बुलाने के लिए आए हैं। राजा ने बुलाया है और उन्होंने कालिदास के ऋतु संहारम जो उन्होंने लिखा है उसके लिए पुरस्कृत करने के लिए उन्हें बुलाया है। वह ऐसे विद्वान से मिलना चाहते हैं। कालिदास नाटक के प्रथम अंक में कालिदास के प्रति जो संदेश भेजा गया है उसी की परिचर्चा पर प्रथम अंक समाप्त होता है। प्रथम अंक में इतना ही दिखाया गया है कि कालिदास पहले तो इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं होता, परंतु अपने मामा और ग्रामवासियों के द्वारा वह थोड़ा सा उसका मन परिवर्तित होता है। लेकिन जब मल्लिका उसे समझाती है कि जीवन यही गांव में बिताकर क्या करोगी, तुम्हें इतना अच्छा अवसर मिला है अपना भविष्य चुनने का, आगे बढ़ने का, तुम्हारी योग्यता का आज सम्मान हो रहा है, राज्य के द्वारा तुम्हें आमंत्रण दिया गया है, तो इस अवसर को तुम मत खो और तुरंत इन राज कर्मचारियों के साथ राजा के आमंत्रण पर चले जाओ। उसकी माँ मल्लिका उसकी माँ मल्लिका की जो माँ है अंबिका, वह इस बात से चिंतित होती है। वह कहती है कि तुम उसे बाहर भेजकर अपने लिए और भी मार्ग को कठिन बना रही हो। क्या राज सुख पाने के बाद वह वापस आएगा? अगर तुम चाहती हो वह जाए तो मेरा प्रस्ताव है कि वह तुमसे विवाह करके जाए। गांव के कुछ अन्य भी इसी बात पर सहमत हैं, किंतु मल्लिका इसमें अपने प्रेम का अपमान समझती है। वह जानती है कि इस प्रकार की शर्त रखकर वह कालिदास की दृष्टि में उसका प्रेम बहुत नीचे चला जाएगा। उसका प्रेम स्वार्थ नहीं, इसलिए वह कालिदास को समझा बुझाकर राज्य के निमंत्रण पर जाने के लिए प्रेरित करती है। नाटक के प्रथम अंक में यही इतना दिखाया गया है। इस नाटक को भली भांति पढ़कर इसका सारांश अवश्य पढ़ लीजिएगा। नाटक के प्रथम अंक से संबंधित प्रश्नोत्तर मैंने आपको भेज दिए हैं। आशा है उसको लिख करके आप याद कर लेंगे और साथ ही साथ अपनी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो आपके प्रथम सत्र की परीक्षा है उसकी तैयारी गंभीरता के साथ कीजिए। और कहीं कोई भी दिक्कत है, नाटक समझ में नहीं आ रहा है या किसी डायलॉग को समझने में, किसी संवाद को समझने में कठिनाई हो रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।